स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल टीचिंग रियल में। दोस्तों, आपको दिख रहा होगा कि आज हम इस वीडियो में क्या बात करने वाले हैं। हम इस वीडियो में बात करेंगे भारत के अफवाह तंत्र के बारे में। अफवाह तंत्र कहने का मतलब होता है कि नदियाँ किस तरह से अपने रास्ते को बनाती है और कैसे वो बहती है, उसका क्या तंत्र है, उसका सिस्टम के बारे में हम यहाँ पे जानने वाले हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो भारत है वो कृषि प्रधान है, और कृषि प्रधान कोई देश तब हो सकता है जब उसमें नदी हो। तो हमारे देश में बहुत सारी नदियाँ हैं और इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए भी और एग्ज़ाम की दृष्टि से भी। तो इस वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, और जिस तरह से हमने टॉपिक को सीरीज़ किया है इस तरह से हमने इस वीडियो के अंदर में हम इसका मेंशन करेंगे। और वीडियो के स्किप किए बिना आगे नहीं जाइएगा, और इसको शुरू से सीरीज़ बाय सीरीज़ देखते चलिएगा, आपको पूरी समझ में आएगी। तो चलिए आगे हम देरी किए बिना चलते। तो यहाँ पर देखेंगे कि सिंधु नदी का तंत्र पूरा मैप पे सजा हुआ है। तो हम इसमें देखेंगे कि कौन सी नदी कहाँ से निकलती है और कौन सी नदी कहाँ पे गिरती है। तो सबसे पहले इस तंत्र में सबसे प्रमुख नदी है जिसका नाम है सिंधु, और इसका जो उद्गम स्थल है यहाँ पे मानसरोवर के सनोख्या बाव हिमनद से इसका उद्गम स्थल है। और यहाँ से निकल कर ये भारत में प्रवेश करती है, और भारत से जम्मू कश्मीर से होकर के निकल के पाकिस्तान में चली जाती है, और फिर यहाँ पे ये अरब सागर में जाकर के मिल जाती है। दोस्तों, इतना हम टॉपिक क्लियर करने के बाद हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में भी जानेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि कौन सी नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ पे गिरती है। तो सबसे पहले समझ में आ गया होगा कि सिंधु नदी के बारे में। अगली हमारी प्रमुख नदी होगी, उस नदी का नाम है चिनाब नदी। तो चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश से निकलती है ऐसे करके, और उसके बाद पाकिस्तान में जा कर के सिंधु नदी से मिल जाती है। उसके बाद चिनाब नदी में आकर के एक शेषनाग झील से निकली हुई नदी जिसका नाम है झेलम नदी, और ये जम्मू कश्मीर से निकल कर के पाकिस्तान में चिनाब नदी से मिल जाती है। उसके बाद हम अगली नदी की बात करेंगे तो ये है रावी नदी। और रावी नदी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकल करके पाकिस्तान हो जाती है और वहाँ पे चिनाब नदी में मिल जाती है। उसके बाद हम ध्यान देंगे कि जो सतलज नदी है, जो ये सबसे बड़ी नदी है यहाँ पे, तो इसका हम देखेंगे कि इसका भी उद्गम स्थल तिब्बत में ही होता है। और तिब्बत में मानसरोवर झील के समीप एक राकसताल झील स्थित है, वहीं से सतलज नदी का उद्गम स्थल है। और वहीं से निकल कर के सतलज नदी पंजाब होते हुए पाकिस्तान में प्रवेश करती है, और सिंध में जाकर के नहीं बल्कि सिंध में नहीं मिलती है, बल्कि ये चिनाब नदी में जाकर के मिल जाती है। हाँ, यहाँ पे ध्यान देंगे कि सतलज नदी जाकर के डायरेक्ट सिंध में नहीं मिलती है, बल्कि चिनाब नदी में मिलती है। तो ये है हमारा कहाँ से कौन सी नदी उद्गम हुई है और कहाँ पे जाकर के मिली है। अब इसके कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि जो लेह है वो सिंधु नदी के तट पर ही स्थित है। और ये कुछ एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि लेह जो है वो सिंधु नदी के किस साइड में है। तो याद रखिएगा, सिंधु नदी के वो राइट साइड में है यहाँ पे। लेह जो शहर है लद्दाख का, वो सिंधु नदी के राइट साइड में है। तो आपको ये याद रखना है। उसके बाद ये भी याद रखना है कि अरब सागर में जब गिरती है तो वो जो है सिंधु नदी, वो कराची के पूरब से होकर के निकलती है। कराची के पूरब से होकर के, और यहाँ पे कराची है, तो ध्यान देंगे। उसके बाद पंचनद नदी है, वो कैसे बना है, तो ये झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज, ये पांचों नदियों का जो पानी है वो एक साथ आकर के सिंधु नदी में आ जाती है। और जहाँ पे ये एक साथ मिलती है उसी पंच को कहा जाता है पंच नदी। हमने एक टॉपिक इसके अंदर छोड़ दिया, ब्यास नदी। और ब्यास नदी का उद्गम स्थल है ब्यास कुंड, जो कि ये भी हिमाचल प्रदेश के अंदर में है, और ये पंजाब के हड़के में आकर के सतलज नदी से मिल जाती है। दोस्तों, यहाँ पर एक नहर बनाया गया है जो राजस्थान की तरफ जाती है, और इस नहर का नाम है इंदिरा गांधी नहर। और इंदिरा गांधी नहर को सतलज नदी से ही पानी मिलती है, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि सिंधु नदी तंत्र ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। इसके जारी जितने भी सहायक नदियाँ हैं वो सब,
तो स्वाभाविक सी बात है कि झगड़ा तो होती ही है। तो ऐसे में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में हमेशा झगड़ा बना रहता था। इसीलिए इसको ख़त्म करने के लिए 1960 ईस्वी में सिंधु जल समझौता किया गया और इसमें कहा गया कि पूरब की जो 3 नदियाँ हैं, सतलज, ब्यास, रावी, इसका जो कंट्रोल होगा वो हिंदुस्तान के हाथ में होगा और पश्चिमी जो नदियाँ हैं जैसे कि चेनाब, झेलम और सिंधु, इसका कंट्रोल होगा पाकिस्तान के हाथ में। तो यही सिंधु जल समझौता है और इसी को माइंड के अंदर में सेट कर लेना है। उसके बाद हम अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक है गंगा नदी तंत्र। गंगा जो है वो पूरी टोटली गंगा से नहीं, सिर्फ एक ही नाम नहीं है, बल्कि इसके अंदर में कई नदियाँ आकर के मिली है, तब जाकर के गंगा का निर्माण हुआ है। तो हम इसमें देखते हैं कि कौन सी नदी कहाँ से निकली है। तो इसकी प्रमुख से 2 नदियाँ दिख रही है हमको, गोमुख से निकली हुई भागीरथी और संतोपथ हिमानी से निकली हुई अलकनंदा नदी। ये 2 नदियाँ जब देव प्रयाग में आकर के, यहाँ पे आकर के 2 नदियाँ ऐसे करके आकर के जब मिल जाती हैं, तो यहाँ से भागीरथी और अलकनंदा की संयुक्त धारा को गंगा नदी कहा जाता है। और हम कह सकते हैं अब कि गंगा नदी का जो उद्गम है वो देव प्रयाग से है, न कि गोमुख हिमानी से है। तो और देख लेते हैं कि अलकनंदा में और कौन कौन सी नदियाँ आकर के इसकी सहायता करती है। तो यहाँ पर देखेंगे कि विष्णु प्रयाग में आकर के धौली गंगा अपने पानी को समर्पित कर देती है अलकनंदा को। पिंडार नदी कर्ण प्रयाग में आकर के अपने पानी को समर्पित कर देता है अलकनंदा को। उसके बाद मंदाकिनी नदी रुद्र प्रयाग में आकर के अपने जल को समर्पित कर देता है और अपने अस्तित्व को खो देता है। तो यहाँ पर आकर के देव प्रयाग में गंगा नदी का उद्गम होता है। तो चलिए दोस्तों, आगे हम और बात कर लेते हैं इसकी पूरी नदी तंत्र के बारे में। तो यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आपको स्क्रीन पे कि गंगा नदी का पूरा नदी तंत्र यहाँ पे सजा हुआ है और इसमें दिखाया गया है सारी नदियों को और इसके प्रमुख सहायक नदियों को। तो हम भी इसके साथ चलेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमारे साथ बने रहिएगा, भागिएगा नहीं। तो सबसे पहले देवप्रयाग से निकली हुई, जो देवप्रयाग कहाँ पे है, उत्तराखंड में, देवप्रयाग से निकली हुई गंगा नदी उत्तर प्रदेश होते हुए, बिहार होते हुए और पश्चिम बंगाल में जाती है और पश्चिम बंगाल के हरिके में, यहाँ पे पश्चिम बंगाल के हरिके में, सॉरी फरक्का में 2 भागों में डिवाइड हो जाती है। जो एक भाग पद्मा के नाम से बांग्लादेश में चली जाती है और ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है, और दूसरी जो शाखा है फरक्का से वो हुगली नदी का है। तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखेंगे। उसके बाद बात करते हैं इसकी सहायक नदी की। इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना नदी, जो बंदर पूछ के यमुनोत्री से निकल करके और तब जा कर के यहाँ पे प्रयागराज में, जिसे पहले इलाहाबाद कहा जाता था, वहाँ पे आकर के मिल जाती है। उसके बाद हम और बात करते हैं गंगा नदी से, गंगा नदी के साथ मिलने वाली नदियों को। तो यहाँ पर देखेंगे कि गोमती नदी जो है वो फुलहर झील से निकल करके और तब गंगा नदी में जा कर के मिल जाती है। उसके बाद घाघरा नदी जो है, जिसको काली नदी भी कही जाती है, वो भी उत्तर दिशा से आकर के गंगा नदी में मिल जाती है। उसके बाद गंडक नदी नेपाल से निकल कर के और तब जा कर के बिहार में आकर के और तब गंगा नदी में मिल जाती है। उसके बाद हम बात करेंगे कि कोसी नदी, जो अपने दिशाओं को परिवर्तित करके, बहुत सारे रास्तों को परिवर्तित करके तब जा कर के गंगा नदी में मिल जाती है। तो ये सारी नदी है जो गंगा नदी में उत्तर की तरफ से आकर के मिलती है और अपना पानी दे कर के अपने के अस्तित्व को समाप्त कर लेती है। उसके बाद देखेंगे दक्षिण की तरफ से आने वाली नदियों को। तो दक्षिण की तरफ से सबसे पहले जाना पाव पहाड़ी, जो इंदौर ज़िला से होते हुए एक नदी निकलती है जिसका नाम है चंबल, और ये जाकर के यमुना नदी में मिलती है। उसके बाद भोपाल से देखेंगे बेतवा नदी निकलती है और ये भी जाकर के यमुना नदी में मिल जाती है। उसके बाद देखेंगे कि अमरकंटक से एक नदी निकलती है जो सोन नदी कहलाती है और ये भी जाकर के पटना में मिल जाती है। इस तरह से ये पटना में ऐसे जाती है। उसके बाद हम देखेंगे कि जो दामोदर नदी है वो छोटा नागपुर पहाड़ी से निकल कर के और तब हुबली से होकर के तब जाकर के हुबली में जाकर के ये भी मिल जाती है। दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है और इसमें बहुत सारे खनिज पदार्थ पड़े हुए हैं। तो हमने देखा है इसमें कि कितने कौन सी नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ पे जाकर के मिल जाती है।
दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा कि जो यमुना नदी की पानी है और सोन नदी की पानी, वो दोनों को डिवाइड करने वाली जो पहाड़ी है वो कैमूर की पहाड़ी है, इसको याद रखना है। तो चलिए इसको हम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को जानते हैं। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स ये है कि कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, और कोसी नदी अपने स्थान को, अपने दिशा को बहुत परिवर्तित करती है। उसके बाद देखेंगे कि फरक्का में हुबली और पद्मा के रूप में टूट जाती है गंगा नदी की सहायक नदी, और उसके बाद पद्मा जो है वो बांग्लादेश के साथ मिल जाती है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू।